अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। आज आफ्टर गैप ऑफ 4 डेज़, 4 दिन के इस वक्फे के बाद, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ थी, उसके बाद आज हम रिज्यूम कर रहे हैं ये सेशन वापस से। और बजट 2025-2026 के माली साल का पेश कर दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और ये हमारा ही चैनल है ABN न्यूज़। इस पर बजट की ट्रांसमिशन आप उसकी एक झलक देख सकते हैं कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने आज ये बजट पेश किया। और नंबर्स का गोरख धंधा होता है, ज़ाहिर है आम आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। बहुत कुछ तो हमारे भी, और इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि हमारे भी सर के ऊपर से चला जाता है। लेकिन आपको पता है कि बहुत कुछ स्मार्टनेस के साथ इसमें चीज़ें परोई जा रही होती हैं, और किस तरह से आवाम का पूरा एक प्लान होता है एक माली साल का कि किस तरह से आवाम की जेबों से पैसे घसीटे जाएंगे। और फिर उसका बेदर्दी से हमें इस्तेमाल भी नज़र आता है। फिर आपको पता है कि बोरोइंग की तरफ हुकूमत जाती है क्योंकि अपने अखराजात नहीं कम कर पा रही होती। लेकिन आज के बजट में क्या चीज़ अच्छी थी और क्या चीज़ बहुत स्मार्टली एक जो हमने देखा है कि एक चालाकी जो हुकूमत ने दिखाई है, उसको भी ज़रा अनफोल्ड करके आपके सामने रखते हैं। एक तरफ जहाँ पर हम कहते हैं कि जी 4.2%, अब आपको पता है कि माली साल के बजट प्रेजेंट करने से पहले एक साल जो आउटगोइंग ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर, उसकी एक इक्तिसादी रिपोर्ट पेश की जाती है। और उस इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में जो रवायती तौर पे जो मिस टारगेट्स होते हैं, यानी कि जो आप अहदाफ बहुत ओवर एम्बिशियस या अनरियलिस्टिक अहदाफ जो एक माली साल में रखे जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जी हम बहुत कुछ अटेन कर लेंगे, बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन बार बार हमें वो नंबर्स रिवाइज़ करने पड़ रहे होते हैं। और अल्टीमेटली हम जो हमारी नाकामियां हैं उसको ऐसे पक्के चेहरों के साथ हम देखते हैं कि वो हमें नंबर्स हमारे सामने रखे जाते हैं कि जिससे फील भी ना हो कि बहुत कोई ख़राबी हुई है या हमारा माली साल बड़ा ख़राब था। और रिवायती तौर पे जो नंबर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं टू फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ द फिस्कल ईयर। और इसी तरह की हमने 2024-25 की जो इक्तिसादी रिपोर्ट थी, उसके अंदर भी देखा कि यूजुअली होता यही है कि आप नंबर्स अपने जो टारगेट्स हैं वो मिस कर देते हैं। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन बावजूद उसके आप 0.56% से अगर ग्रो कर रहे हो, या आपके जो मेजर क्रॉप्स है उसकी आउटपुट में आपको 13.5 या 13.8% तक की अगर कमी आपको नज़र आ रही है, तो वो क्या बता रहा है आपको कि आपकी नेचुरली कुछ मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ हैं। आप किस तरह से आप निज़ाम को चला रहे हैं और आपकी तरजीहात क्या हैं, वो समझ से बाहर हैं। इस बजट के हवाले से हमेशा से कहा जा रहा था कि ये एक IMF की एक स्ट्रिक्ट ओवरसाइट के साथ जो है ये बजट प्रिपेयर किया जा रहा है। IMF आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत कुछ आपके करने वाले काम थे जो आपने नहीं किए। बहुत सीधा सीधा चीज़ें कुछ आपके सामने रखते हैं कि एक वो मुल्क, और जब मैं कहती हूँ ना पक्के चेहरों के साथ आके ये आवाम के सामने बड़ी शुगर कोटेड वे में चीज़ें आके प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं अपनी नाकामियाँ, उस वो झलकने नहीं देते हैं। लेकिन नाकामियाँ ऐसी, और आपको पता है कि उन्हीं पक्के चेहरों के साथ हमें बताया जाता है कि जी हम $100 बिलियन की सरमायाकारी इस मुल्क में ले आएंगे। और उस मुल्क के बारे में बात की जा रही होती है कि जिसके शरह नमू यानी कि GDP ग्रोथ 2.68%, 2.7%, यानी कि 2.7%। अब ये वो मुल्क है जिसने हिस्टोरिकली बड़े अच्छे एक बूम साइकिल्स भी देखी हुई हैं, वो जो बूम एंड बस्ट साइकिल्स कहलाती हैं। वो आपको मैं वो भी फैक्ट्स आपके सामने आज रखती चलूँ कि हमने जो हाईएस्ट GDP देखी थी वो 1952 में थी, और 7.7% तक की। उसके बाद आपने मुशर्रफ के एरा में, मुशर्रफ रजीम में 2000 में 4.5% से शुरू हुई थी GDP ग्रोथ, और फिर ये जो हाईएस्ट गई थी, कुछ कहते हैं 7.67%, कुछ कहते हैं 8.6%। लेकिन ये कोई आज से 20 साल पहले की आपको बात बता रहे हैं। और 20 साल बाद आप नेगेटिव में भी आपकी ग्रोथ जाती है, और उसके बाद अभी आप 2.7% पे खड़े हैं। 2.7% फॉर द आउट गोइंग ईयर। ये उस मुल्क के बारे में बात हो रही है जहाँ पे मैंने कहा ना कि $100 बिलियन की आप सरमायाकारी लाने चाहते हैं, लेकिन आपकी GDP ग्रोथ इस 2.7%, आपका इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो इस 13%, आप 13.8% उसको कह लीजिए। लेकिन ये इन्वेस्टर देख रहा है बाहर बैठा हुआ कि आपकी इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो का ये हाल है। आपकी मुल्क की जो आबादी है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वो 2.5% है। फिर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पेश करता है, बताता है कि जी आपके मुल्क में तकरीबन 45% जो लोग हैं, वो आपकी 45% आबादी आपके मुल्क की सतह गुर्बत के नीचे रह रहे हैं।
सो आप ऐसे मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं कि 2.7% की जीडीपी ग्रोथ के साथ आप क्या भला डेवलपमेंट गोल्स अचीव करेंगे, आप क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर को चलाएंगे, आप क्या जॉब क्रिएशंस कर सकेंगे। ये सारी बातें होती हैं और ये नंबर्स के उसमें हमें नज़र आता है कि, और जो बार बार फाइनेंस मिनिस्टर भी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट भी जब वो पेश कर रहे थे वो बार बार कहते रहे कि ये गवर्नमेंट ओन डेटा है। जब उनसे सवालात हो रहे थे गवर्नमेंट ओन डेटा, उनको बार बार बताने की कोशिश की जा रही थी कि भाई हमारे जो रीजन में जो पीयर्स हैं, जो दूसरे ममालिक हैं, आगे बढ़ जाइए आप, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो आप नेपाल देख लें, आप भूटान देख लें, आप दीगर ममालिक देख लें, आप बांग्लादेश देख लें। अगर बाकी सारे ममालिक जो हमें बताया जाता है ना कि ग्लोबल ग्रोथ कूलिंग है, ये हमें 2023, 2024, 2025 के हमें बताया जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ के क्या वो रेट्स रहे हैं ग्लोबली, और हमारी इस वक्त जो प्रेफरेंस है फाइनेंस मिनिस्टर के बकौल वो स्टेडी रिकवरी है, हम बूम एंड बस्ट साइकिल्स में हम नहीं जाते। ये कुछ हमें बताया जा रहा है। और अगला साल फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे लिए एक टर्न अराउंड की जो स्टोरी होगी वो नेक्स्ट ईयर की, और बहुत कुछ हमें बताया जा रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो है वो इस वक्त फोकस था। लेकिन हकीकत ये है कि जो डीप सीटेड इश्यूज़ हैं वो इस हद तक हैं, आप मुसलसल कर्ज़े ले रहे हैं और कर्ज़ों का भी हजम आप इमेजिन कीजिए कि आपने कोई 75 साल में तकरीबन 43,000 अरब, 43,500 अरब के करीब जो है वो आपने कर्ज़े लिए थे, और फिर 3 साल में आपने 31,000 अरब, 31,000 बिलियन के करीब आपने 3 इयर्स में आपने मज़ीद कर्ज़े लिए जब ये हुकूमत आई, पीडीएम की हुकूमत आई। और 78 इयर्स इन ऑल, यानी कि अभी 78वीं हम सालगिरह अपनी मनाएंगे पाकिस्तान की, तो 78 इयर्स में हमने कोई माशाल्लाह से 75,000 अरब रुपए के कर्ज़े ले लिए हैं। ये तो हमारी हिस्ट्री है। अब एक ऐसा मुल्क जो कि बार बार आईएमएफ के बाद, और 25 प्रोग्राम्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं माशाल्लाह से, 2 प्रोग्राम्स में हम अभी आईएमएफ के हैं और जो साइमल्टेनियसली अब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उसमें एक आपका एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जिसमें पाकिस्तान ने सेकेंड ट्रांच सिक्योर की है $1.1 बिलियन की मई 2025 में, पिछले माह, और ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पे फोकस जो है वो ज़ाहिर है उसका था। और एक है आपका रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी जो कि क्लाइमेट फोकस इनिशिएटिव है, उसमें आपको $1.4 बिलियन जो है वो आपको इंश्योर होने हैं। ये 2 साइमल्टेनियसली ये प्रोग्राम्स चलने हैं, तो 25 प्रोग्राम्स। अब मैं एक हवाला देती चलूँ, और मैं चाहूँगी कि आप यूट्यूब पे भी, मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के और अमेरिका के, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट इन अमेरिका, केनेथ रोगफ नाम है उनका, केन रोगफ। वो एक इंटरव्यू गुज़िश्ता माह दे रहे थे, और मैं चाहूँगी कि आप वो पाकिस्तान से मुतालिक, मैं क्योंकि पूरी बात मैं उनकी चला देती हूँ अभी आपके सामने, लेकिन मैं पूरी बात चाहूँगी कि आप ख़ुद सुने, क्योंकि बहुत कुछ है जो हम दिखा भी नहीं सकते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं, और जब उनसे सवाल भी किया टाइलर कोवन ने कि पाकिस्तान, अगर आप आईएमएफ के, क्योंकि वो आईएमएफ में काफ़ी एक उनका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, बड़ा एक तवील तजुर्बा है आईएमएफ में गुजार चुके हैं वो, उनसे सवाल किया कि आपको अगर एमडी होते, मैनेजिंग डायरेक्टर होते आईएमएफ के, तो आप क्या करते पाकिस्तान के केस में? आप क्या 25 जो प्रोग्राम्स ले लिए हैं उधर ही आप रोक देते? What is it you would actually do with Pakistan? I mean, that's, the deep-seated problems. So, I mean, it really runs deep into the institutions in the country. It's not something you can airlift some expert like you or I and just tell them what to do. I mean, believe me, there are a lot of very smart Pakistani economists who know what to do. But do you sign off on bailout number 25 when that comes along? You're in charge. I mean, first of all, if you don't sign off on bailout number 25, they're going to default on bailout number 24. You're rolling over this Right. debt all the time. And it's, very sensitive politically. Pakistan's a country that's very, very geopolitically important. So you can't look at the programs there as if you're lending to the UK. It's something very different. And the amounts are small compared to if you're lending to the UK. But yeah, it's frankly, what I have advised on things like Pakistan is just give them aid. Don't give loans.
you're never going to collect the loans. You're not seriously meeting their loans. And so it sounds great to say, well, we just lent the money to Pakistan. But I think in general, in money we're giving to developing countries, too much of it comes in the form of loans. And it distorts what we do because we don't get them all repaid. इमेजिन करें एक शर्मिंदगी, आप भीख मांगते हैं, आप कर्जा ले रहे हैं आईएमएफ से, और आईएमएफ के जो डायरेक्टर रह चुके हैं जो साहब, वो कहते हैं कि रिकलेक्ट आईएमएफ नहीं कर सकता, तो इनको एड दो, इनको लोन ना दो। जो पक्के मुंह के साथ जाके आईएमएफ के लोन्स के लिए जाते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं कि जी हमने सारी कंडीशनैलिटीज़ जो हैं वो कर दी हैं, उस पर हमें सब जो हमारा चेक एंड बैलेंस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, आईएमएफ हमें ट्रांच देने लगा है, हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वो वहाँ पर राय कुछ इस तरह की होती है कि ये यहाँ से रिकलेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता रिकलेक्ट? क्योंकि जो डी फंडामेंटल हमने या जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, जिसके हवाले से आज फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब कहते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहने को बड़ा अच्छा लगता है लेकिन करने को बड़ा मुश्किल है। सो ये किसने करने हैं? और आज मैं कुछ फिगर्स भी आपके सामने रखूंगी। जब हमें ये बताया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि ऑफिशियली जो है आईएमएफ ने रिकग्नाइज किया हमारे 389 बिलियन रुपीस रेवेन्यू जनरेट जो हमने किया है थ्रू बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज विदाउट एनी मिनी बजट और एडिशनल टैक्सेस। हमने क्या किया? सिर्फ कि हमने बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, यानी कि कवानीन जो ऑलरेडी मौजूद है उसकी हमने उस पर अमलदारी करवाई, अमल दरामद करवाया, हमने बेटर इन्फोर्समेंट करवाया, यानी ज़ोर ज़बरदस्ती से हमने इन्फोर्स कराया। आप क्या पहले नहीं कर सकते थे? अब आपको किसी की ओवरसाइट, मतलब एक चेक आपके ऊपर ज़रूरी है। सो आप इस किस्म की चीज़ें, अब आपके नंबर्स आपके सामने रखते हैं जी। बहुत कुछ हमें बताया गया। नंबर्स में क्या था कि जीडीपी हमने रखनी है अगले माली साल की, हमने जो रखी है वो 4.2% है। इन्फ्लेशन हमने 7.5%, अभी हम क्लेम करते हैं कि हमने इससे भी हम कम ले आए, लेकिन 7.5% क्योंकि ऑब्वियसली फूड प्राइसेस वगैरह के साथ ये दोबारा एक्सेलरेट करेगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो टारगेट है वो 14,131 बिलियन है। टोटल एक्सपेंसेस जो है वो 17,573 बिलियन है। डिफेंस बजट 2,550 यानी कि 2,550 अरब रुपए का। पीएसडीपी 1,000 अरब हमने रखा है, मख्तस किया है। सीधा कहने का मकसद ये, जो प्रोविंशियल शेयर होगा अब इस बजट में वो कोई हमें 8,206 अरब रुपए का नज़र आएगा। नेट फेडरल रेवेन्यू जो है वो 11,072 अरब रुपए होगा। फेडरल एक्सपेंडिचर्स जो है वो 17,573 अरब, और जो ज़ाहिर है फिर इसमें जो खसारा निकलता है वो 6,501 अरब रुपए तक का है। हुकूमत के पास नेचुरली जो उसकी किटी है उसमें फिर सब कुछ डेट इंटरेस्ट पेमेंट्स है आपकी जो कि 8,207 बिलियन है, वो भी आप दे देते हैं। डिफेंस अफेयर्स जो सर्विसेज हैं वो 2,550 लाइक आई मेंशन्ड, 2,550 अगर अरब रुपए आपको डिफेंस की मद में दे देने पड़ेंगे। डे टू डे जो हुकूमत की रनिंग है, यानी कि जो हुकूमती उमूर पर जो खर्च होंगे, दैट इज़ अराउंड 971 बिलियन, 971 अरब रुपए वो है। पेंशन की 1,055 अरब रुपए है। सब्सिडी और ग्रांट्स वगैरह, पीएसडीपी मैंने 1,000 अरब रुपए अभी बताया आपको। ग्रांट्स और ट्रांसफर्स में 1,928 अरब रुपए, सब्सिडीज़ 1,186 अरब रुपए, और ये सब कुछ करने के बाद हुकूमत के पास 2,865 अरब रुपए तक जो है वो बच जाएंगे इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह के बाद। और नेचुरली फिर इसने बोरोइंग की तरफ जाना है, तो ये जो डेफिसिट आएगा दैट इज़ अराउंड ऑफ 6,500 अरब से ज़ायद का ये हमें नज़र आएगा कि हुकूमत एक बोरोइंग की तरफ जारी होगी अगेन अपने अखराजात को मीट करने के लिए। और फिर क्या होगा, इवेंचुअली पीएसडीपी को हम कट होता हुआ देखेंगे। सो यही चीज़, और पीएसडीपी को कट होना मतलब है कि जो अवामी आपने मंसूबों वगैरह पे खर्च करने थे वहाँ से। कुछ अलार्मिंग फिगर्स हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी, जो हम बात करते थे इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के भी हवाले से, उसमें ऑब्वियसली सीपीआई जो आउटगोइंग ईयर की होगी 4.3% होगी। आई ऑलरेडी मेंशन 2.7% की जीडीपी ग्रोथ विच इज़ वेरी लो। और जहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे ममालिक की जो कि अगर 5% तक से वो आगे बढ़ रहे, अगर उनकी मईशत तरक्की कर रही है, तो फिर हमारी क्यों पिछले 3 साल ले लीजिए जो एवरेज आपकी जीडीपी ग्रोथ थी दैट वाज 1%। तो 1% में आप क्या आपने करना है, आपने कौन से टारगेट सेट करने हैं और कौन से गोल्स आप अचीव कर सकेंगे। करंट अकाउंट सरप्लस आपका ज़रूर है, लेकिन आपने एक्सटर्नल डेट जो है वो आपका इंक्रीज़ कर रहा है। टैक्स एग्जेम्पशंस की मद में आप इमेजिन कीजिए, मतलब ये 7वां साल है जिसमें हम देख रहे हैं कि 7th कंसेक्यूटिव ईयर ये बताया जाता है जो कि कॉस्ट ऑफ जो टैक्स एग्जेम्पशंस है वो हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। और ये टैक्स कंसेशंस आपने, क्योंकि रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स है हमारा, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन में हम एक कमी देख रहे हैं, खातर ख्वाह कमी देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम 51%
ٹیکس کنسیشنز دے رہے ہیں, ٹیکس چھوٹ دے رہے ہیں, اور یہ کوئی اراؤنڈ 5.84 ٹریلین یعنی کہ 5.84 کھرب روپے ہم یہ ٹیکس چھوٹ دے رہے ہیں وہ جو ایلیٹ اور جو انڈیویجولز اور جو آپ کو پتہ ہے نا وہ جو طبقہ ہے جس کے آگے حکومت بے بس نظر آتی ہے. سو نیچرلی پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو سامنے رکھنا چاہ رہی تھی آؤٹ آف اسکول چلڈرن. آپ ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں بہت ہی ایک میگر سی اماؤنٹ رکھی جاتی ہے جو حکومتوں کا فوکس بات ہے. تو ہم بڑی تقاریر وغیرہ میں بہت کچھ سنتے ہیں ان کے جلسوں وغیرہ میں بھی سیاستدانوں کے, لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ 32% بچے اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں, یہ پنجاب کے فگرز ہیں. اسی طرح سے یہ 69% بلوچستان میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں, 30% کے پی میں, 50% سندھ میں. اب ذرا پوچھیں ذرا پیپلز پارٹی والوں سے, یہ آ کے آج بھی ڈس اون کر رہے کہ جی بجٹ میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم سے کوئی مشاورت اگر نہیں ہوئی تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, جبکہ ان کی مدد سے حکومت بنی ہے, صدر ان کا ہے, بلاول صاحب اسی حکومت کا چہرہ ہے جو باہر ممالک اور تمام وزٹ کر رہے ہیں, پاکستان کا موقف لے کے بیان کر رہے ہیں, پاکستان کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں, جن کو سب سپورٹ کرتے ہیں. لیکن بلاول صاحب کی سندھ میں حکومت کا حال یہ ہے کہ 50% بچہ سندھ میں اسکولوں سے باہر ہے. سو یہ الارمنگ نمبرز ہیں, اور یہ تمام فیڈرل بھی اور جو پروونشل گورنمنٹس ہیں, ساری پروونشل گورنمنٹس ہیں, کیونکہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 3 صوبوں میں 3 مختلف جماعتیں برسر اقتدار ہیں. جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ اب کی جو فگرز انہوں نے رکھے ہیں, میں ضرور بتاتی چلوں کہ حکومت کلیم کیا کر رہی ہے. اب حکومت کلیم کرتی ہے کہ جی ہم نے انکم ٹیکس ریٹ وہ کم کیا ہے غریب کے لیے. اچھا, انکم ٹیکس ریٹ بہت اچھی بات ہے جی, آپ نے کم کر دیا انکم ٹیکس سیلری کلاس کے لیے جو تمام سلیبز ہے. اب اس میں کس طرح سے کمی آئے گی میں آپ کو ساتھ ساتھ آپ کے اسکرین پہ بھی دکھا بھی دوں گی, شیئر بھی کر دیتی ہوں, جس میں آپ خود گیج کر لیں کہ آپ ماہانہ اگر جو آپ کی سیلری ہے اس کے مطابق آپ کو کتنا ایئرلی بیسس پہ اور منتھلی بیسس پہ آپ کو ٹیکس کٹے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حکومت نے جہاں پر انکم ٹیکس ریٹ کم کیا ہے, وہیں پر حکومت کی اسمارٹنیس جو میں کہتی ہوں, جو چلاکی ہے, وہ یہ ہے کہ کاربن لیوی انہوں نے عائد کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ جی فاسل فیول کو ہم ڈسکریج, اس کے یوز کو, اس کے استعمال کو ڈسکریج کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے, لیکن کاربن لیوی 2.5 روپیز پر لیٹر یعنی کہ 2.5 روپے پر لیٹر جو ہے وہ اپلائی کرے گی پیٹرول پہ, ڈیزل پہ اور فرنس آئل پہ. تو منیمم ویج نہیں بڑھائی گئی ہے, وچ از ویری سیڈ اینڈ ویری انفارچونیٹ. 37,000 منیمم ویج ہے, یہ بڑھنی چاہیے تھی. آپ جب ایک غریب آدمی کی بات کرتے ہیں کہ جو بجلی کے بلوں سے متاثر ہے, جو گھر کے کرایوں سے متاثر ہے, جو بچوں کی فیس دینے سے کی سکت جو ہے وہ اب نہیں رکھتا, وہ بچوں کو کھلانے کے لیے اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ, کیونکہ اب آپ ورلڈ بینک کی جو میں نے رپورٹ کہی ہے 45% لیو بلو دا پاورٹی لائن, ان حالات میں آپ نے منیمم ویج نہیں بڑھائی. آپ یہاں پر یہ تو دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ لاجز پہ 7 ارب روپے وہ خرچے جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اب وہ سوئمنگ پول, کیونکہ ہمیں جب بتایا جاتا ہے, وزیر اعظم خود بتاتا ہے کہ جنگی حالات میں وہ سوئمنگ کر رہے تھے. آئی ڈونٹ نو کہ ان کے سوئمنگ پول کو رینوویشنز بھی درکار ہے کہ نہیں, اس پہ بھی اربوں لگا دیا جاتے ہیں. وہ مالی وغیرہ ساری پلانٹیشن پہ بھی پی ایم ہاؤس میں بڑے بلینز جو ہیں وہ خرچے جاتے ہیں. لیکن جو ایک غریب آدمی ہے جو کہ 37,000 روپے کما رہا ہے مہینے کا, وہ اس میں اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی دے گا, اور آپ اس کو بھی اگر آپ پورا اس کا بریک اپ نکال لیں تو وہ کھانے کا خرچہ, اس کے بچوں کی فیس, اس کے گھر کا کرایہ, اس کے بجلی کے بل, تو یہ تمام چیزیں سارا کچھ ملا کے وہ اگر بائک بھی رکھتا ہے, آنا جانا پیٹرول کے مد میں بھی وہ کتنا پیسہ جو ہے وہ خرچ رہا ہے. 37,000 میں اب آپ خود سوچیں کہ 37,000 میں کس کا آج کے اس مہنگائی کے دور میں, اور ہمیں بتایا تو جاتا ہے جی 4.7% مہنگائی اور ہم سنگل ڈیجٹ پہ لے کر آ گئے. لیکن آپ شاید 29 سے جب آپ 4% یا 11% جو ہمارے سامنے جو نمبرز ہیں وہ تو 11% تک بتاتے ہیں, لیکن آپ 11.6% تک پہ بھی مہنگائی لے کر آ رہے ہیں. تو جو کچھ خریداری ہو رہی ہے وہ 11.6% کے ریٹ سے ہو رہی ہے نا. مطلب آپ نے 29% سے تو آپ کم کر کے لے آئے, لیکن پرائسز, اور آج وزیر خزانہ یہ اورنگزیب صاحب ایک انٹرویو دے رہے تھے, ندیم ملک کو, انہوں نے یہی کہا کہ ایک دفعہ جو چیز اوپر چلی جاتی ہے وہ نیچے نہیں آتی ہے واپس اپنی جگہ پہ. سو یہ حال ہے اس ملک کا. انکم ٹیکس سلیبز آپ کے سامنے میں یہ شیئر کیا ہے ڈیٹا, آپ اس سے گیج کر لیجیے گا. 50,000 جو منتھلی کما رہا ہے, یعنی کہ جو 6 لاکھ جس کی سالانہ تنخواہ ہے وہ ایگزمپٹڈ ہے, مستثنیٰ ہے, وہ اس ٹیکس ریلیف اس کو ملتا ہے. لیکن جو 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک تنخواہ لینے والے ہیں ان کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ
1 लाख यानी कि मंथली जो कमा रहा है वो 12 लाख जो सालाना उसको सालाना जो है वो तनख्वाहदार उसको 30,000 जो है वो 2025 में एक पूरे साल का 30,000 यानी कि 30,000 रुपये वो टैक्स देता था, जो कि 2026 में 6,000 होगा और वो 24,000 इस तरह से सेव करेगा, यानी कि डिफरेंस जो आ रहा है। दूसरा भी चार्ट मैं साथ साथ आपके शेयर करती चलूँ, वो आप भी ज़रूर कंपेयर कर लीजिएगा कि मंथली बेसिस पे भी कितना डिफरेंस आएगा। 2 लाख वाला जो मंथली तनख्वाह लेने वाला शख्स है, यानी कि जो 24 लाख पूरे ईयर का कमा रहा है, वो 2,30,000 रुपये 2025 में देता था, अब वो 1,62,000 रुपये देगा, 68,000 वो इस तरह सेव करेगा। सो 3 लाख इवेंचुअली, इसी तरह से 36 लाख जो एनुअली कमा रहा है वो 550,000 यानी कि 5,50,000 रुपये वो 2025 में टैक्स दे रहा था पूरे ईयर का, वो अब 4,66,000 देगा, 84,000 की वो उसके बचत होगी, डिफरेंस आएगा। और इसी तरह से वो पूरा आपको एक ये ब्रेकअप दिया हुआ है। सो लिहाजा इनकम टैक्स रेट तो आपने कम किया है, लेकिन लेवी की मद में फिर जो ख़वातीन भी ई कॉमर्स यानी कि जो ऑनलाइन परचेज़ करती हैं, चीज़ें कपड़े ख़रीदती हैं, उस पर भी टैक्सेस जो है वो आयद किए गए हैं। और इसी तरह से सोलर वगैरह के भी, क्योंकि इनकरेज तो हमें बहुत किया गया कि सब जो है पूरी कॉम सोलर की तरफ आ जाए, जब सोलर की तरफ आ गई तो उस पर भी टैक्स लेना है। सो लिहाजा ये हुकूमत जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी, और आपको पता है कि बजट में इनके पास ज़्यादा कुछ करने को होता भी नहीं है। एक मुल्क इंडिया जहाँ फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं दैट आर अराउंड $660 बिलियन, हमारे कितने 13 अरब डॉलर, इससे भी हिसाब आप लगा लीजिए। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमने बढ़ा दिया है, सो बहुत ज़बरदस्त बात है, लेकिन जिस मुल्क में जीडीपी ही ग्रो ना कर रही हो और आप मज़ीद टैक्सेस ऐड करते जाएं तो वो रेशियो तो ऑब्वियसली आगे बढ़ना है। ये किस किस्म की हमें जो है वो बात बताई जा रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का हमें बताया गया कि जी नेगेटिव ग्रोथ है, लेकिन फिर बताते हैं कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो 8% से ग्रो कर गई हैं। सो ये भी कुछ इनकी बात जो है वो समझ नहीं आती है, समझ से बालातर है। सो लिहाजा इस किस्म की ये इन्होंने बजट ज़रूर पेश किया है। आपकी इस माली साल के, आइंदा माली साल के इस बजट के हवाले से क्या राय है? आपको क्या लगता है? आपको इनकी लगता है कि इनकी नीयत जो है वो मुल्क को वापस से ट्रैक पे लाना है? 25 IMF प्रोग्राम्स और उसके बावजूद भी हम कहें कि हम मईशत को टर्न अराउंड कर देंगे और उड़ान पाकिस्तान की बात करें, सो ये किस उड़ान पाकिस्तान की बात की जा रही है कि जहाँ से हमें कैपिटल फ्लाइट भी नज़र आए हमारे यहाँ से। अच्छा, रेमिटेंसेस ने बहुत एक वाइटल, एक कलीदी किरदार अदा किया है। बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़ के भी बाहर गए, आपको पता है, ये भी हालात सबके सामने है। ब्रेन ड्रेन पर बात बहुत ज़्यादा आज हमारे ट्रांसमिशन में भी बहुत हो रही थी कि कैपिटल फ़्लाइट और किन हालात की वजह से लोगों ने मुल्क से सरमाया बाहर निकाला है। यहाँ पे रेड टेपिज़म और आपको पता है कि जो रेगुलेशंस में जिस तरह से इंश्योर तो किया जा रहा है कि जी स्पेशल कोड्स होंगी तो ऑनलाइन सिस्टम होगा, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जिससे सारी चीज़ें कोरिलेट करती हैं, स्पेशली आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जो कोरिलेट करती है, ऐसे में आप कौन सी सरमायाकारी लाने की आप बात कर रहे हैं? इस मुल्क से अपने लोग जो हैं वो छोड़ के बाहर चले गए हैं। 1,35,000 का हमने पहले फिगर सामने रखा था। सो ऐसे में आप इमेजिन कीजिए कि हमें फिर बताया जाता है कि हमारे मुल्क में सरमायाकारी भी आ रही है और बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे मुल्क पे है। हमारे मुल्क में रिसोर्सेज की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में ये भी हकीकत है कि जो तरजीहात है उसका फुकदान है। और फिर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, औरंगज़ेब साहब को भी बाहर से ही लेकर आना पड़ा है। इसी तरह हफीज़ शेख साहब भी थे, शौकत तरीन साहब भी थे। आपको पता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक दफ़ा फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था असम्बली में कि यही तमाम जो अशख़ास हैं, शख्सियात हैं, ये आके ब्रीफ केस लेकर आते हैं, ये यहाँ पर आके पॉलिसीज़ जो है वो तश्कील देते हैं, उसके बाद ब्रीफ केस उठाते हैं और टर्म एंड होने के बाद बाहर चले जाते हैं। तो जिनका सब कुछ बाहर ममालिक में मौजूद है, तो वो तो पाकिस्तान में उन पॉलिसीज़ का फॉल आउट देखने तक के लिए भी नहीं इंतज़ार करते। सो औरंगज़ेब साहब भी आके इस वक्त पॉलिसीज़ तो तश्कील दे रहे हैं, लेकिन
بہت ہی میرا خیال سے بہت کانفیڈنس کے ساتھ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اونڈ نمبرز ہے، اور کسی نے بھی آ کے اگر پروب کرنا ہے تو کمیٹی اس پر بالکل تحقیقات کر لے، پرائیویٹ سیکٹر آ کے تحقیقات کر لے ڈیٹا کے حوالے سے، کیونکہ بہت بازگشت اس حوالے سے ہے کہ یہ ڈیٹا فجنگ کے بعد ہی یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں، اور بڑے چلاکی کے ساتھ آپ ایک طرف کاربن لیوی امپوز کریں 2.5 روپے پر لیٹر، اور پھر آپ کہیں کہ انکم ٹیکس ریٹ ہم نے کم کر دیا ہے، عوام کو ادھر ریلیف کی بات، اور دوسری طرف سے اس کی جیبوں سے مزید کھینچا جا رہا ہے پیسہ۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے۔